वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर शाइनिंग पाकिस्तान के साथ। मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ हैं अजीम खान वतनिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। इसी हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत छोटी उम्र के एक स्टूडेंट है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और कोविड के दिनों में उन्होंने अपनी इतनी अच्छी खिदमत सर अंजाम दी है। और अगर हम बात करें, कोविड फिर से सर उठाने लगा है, तो अभी जितना डॉक्टर्स की कंट्रीब्यूशन है, अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट है, इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे जिनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं अजीम। जी बिल्कुल सुमेरा, मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगा क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हमारे यंगस्टर जो है वो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं तो ये सबसे बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है पाकिस्तान की। और अगर रेटिंग देखा जाए पूरी दुनिया में कोविड के टाइम पे, तो पाकिस्तान उसमें से टॉप लिस्ट पे था, जिन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया था कोविड के उसमें जो पेंडेमिक था उस हवाले से। इसके अलावा अगर देखा जाए, वो यही बुज़ुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी आप बचाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी इंसानियत की ज़िंदगी। तो इनकी जो इस तरह के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनकी वजह से काफ़ी लोगों की जो है वो जान की बचत हो जाती है। तो इनको अल्लाह ताला की तरफ से भी कितना बड़ा अवार्ड मिलेगा। यहाँ पे पाकिस्तान में तो मिलता ही है, और लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी एक उनको बहुत बड़ा अवार्ड से नवाजा जाएगा। और यहाँ भी इतनी अच्छी बात है कि जिस तरह से अगर हम देख रहे थे कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी थी कि पूरी दुनिया में सराहा गया कि दुनिया भर में जब लोग मर रहे थे पाकिस्तान में पॉलिसीज थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने में आया था कि अक्सर ऑफिसेज वगैरह बंद हो गए थे, लोग घरों में महदूद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था, लोग काम पे नहीं जा रहे थे। और कुछ लोगों ने तो ऐसा किया था कि उनकी जॉब चली गई थी क्योंकि वो रिस्क नहीं ले रहे थे अपनी जान का। लेकिन डॉक्टर ऐसे थे जो फ्रंट लाइन पे आए थे, उनको पता था। बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हुई हमने देखा, लेकिन ये सब जानते हुए कि आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी आप जिंदा रहते नहीं रहते, आपको हमें अगर पता चले कि भाई हमारी जान को खतरा है, हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसी अपनी खिदमत सर अंजाम दी कि पता होते हुए भी, जिसे कहते हैं ना, सर पे कफन बांध के जो है ना चले थे आगे। बिल्कुल, वो हमारे हीरोज़ हैं और हीरो हमेशा से दिलों में राज करते हैं। तो इंशाल्लाह हम बढ़ते हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले जाने से पहले हम उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। एजाज़ अहमद खान, लोअर दीर से ताल्लुक़ है इनका, BS नर्सिंग स्टूडेंट, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एज अ वॉलंटियर वर्क्स इन रेड क्रीसेंट, बड़ा नाम है जी। कोविड के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। इसके अलावा ब्लड एक्टिविस्ट है, एज अ सेक्रेटरी जनरल इन ब्लड चेन पाकिस्तान, NGO है, उसके साथ भी ये काम करते हैं। इसके अलावा PEER वॉलंटियर पाकिस्तान, यहाँ पे भी फाउंडर मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जी कारवानी इंटरफेयर चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए कि एजुकेशन की भी कमी है पाकिस्तान में। कई ऐसे लोग हैं जो अपने तालीम के अखराजात वो नहीं दे सकते, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो बढ़ते हैं एजाज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आकर प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि मुझे इधर इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अभी BS की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जी, तो आपका हमने ये जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवाया है, हमारी ऑडियंस को भी हमने इंट्रोडक्शन करवाया है कि आपका सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ब्लड कैंप लगते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको सुबह से शाम तक रहना पड़ता है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। और एज़ कम्पेयर अगर हम बात करें MBBS की, उसमें भी ये होता है कि आपकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट होती है, कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आपको कैसे मैनेज करते हैं ये सोशल वर्क भी, फिर स्टडी भी अपनी? जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं BS नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से BS कर रहा हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी में मैं एज वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मैं इस तरह मैनेज करता हूँ कि मतलब सोशल वर्क और जो BS नर्सिंग है, तो तकरीबन ये रिलेवेंट फील्ड्स हैं। बिल्कुल। तो पहले तो मैं प्रायोरिटी कॉलेज है, तो पहले तो मैं कॉलेज जाता हूँ और अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसके साथ साथ मैं वॉलंटियर वर्क करता हूँ ताकि मेरी तरफ से भी कौम की मतलब थोड़ा भलाई हो जाए और थोड़ा पार्ट अदा करूँ मैं। बिल्कुल, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि दोनों आपस में रेलेवेंट हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स जो FSC की हम बात करें तो उसमें
केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए फिर आपको वो चीज़ें आपको परफॉर्म करनी होती है। तो आपके वहाँ पे जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी ब्लड एक्टिविटीज़ है, जितनी भी चीज़ें, तो वो आप प्रैक्टिकल में वो कर रहे होते हैं। तो ये आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होता है। जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, जो आपका कंसेप्ट आ रहा है, वो प्रैक्टिकल में करके फिर आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती है। बिल्कुल यार, ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं किसी भी फील्ड से हो जाए, बुक्स में वो सब चीज़ें नहीं होती जो जितना आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो ये चीज़ें आप जो पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये जो फर्स्ट जो हमने जो मेन हमारा यहाँ पे हमने ये चीज़ हमारे माइंड में ये क्लिक कर रही है, वो है कोविड-19। कोविड-19 के जो टाइम था, बहुत टफ टाइम था पूरी दुनिया के लिए। अगर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो कोविड की वजह से परेशान ना हो। अब हर कंट्री की अपनी पॉलिसी थी अपने मुल्क में इस पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए। तो आप उसके साथ इन्वॉल्व थे, ये रेड क्रिसेंट के साथ इन्वॉल्व थे, उनके साथ काम किया आपने। तो आवाम की तरफ से क्या रिएक्शन आता था जब वो आ जाते थे वैक्सीन लगाने के लिए? तो कुछ खौफज़दा चेहरे भी आपको नज़र आते होंगे, कुछ सवालात भी होंगे, क्या किस किस्म के सवालात आते थे? जी बिल्कुल, जब कोविड-19 स्टार्ट हो गया तो उस टाइम तो मतलब पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। बिल्कुल। तो उस टाइम हमें पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से ट्रेन किया गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ट्रेनिंग्स दे दी गई हमें। अच्छा, जिस तरह साइको सोशल फर्स्ट एड है, क्योंकि सारे लोग जो थे वो जहनी दबाव के शिकार हो गए थे। खौफ मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा था उस टाइम, तो उसके रिलेटेड हमें ट्रेनिंग्स दे दी गई है। फिर ये ट्रेनिंग कितने टाइम का होता है, मतलब कितने टाइम में आपको ट्रेनिंग दी गई? 10 दिन, 15 दिन, महीना, कितना टाइम लगता है उसमें? वो तकरीबन हफ्ते की ट्रेनिंग्स होती थी। तो साइको सोशल और बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स दे दी गई थी हमें। तो उसके बाद जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने तकरीबन रावलपिंडी में अपना वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट किया था। तो वॉलंटियर्स को उधर डिप्लाई किया गया, उसको मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह दे के। तो वैक्सीनेशन में लोग क्योंकि बहुत डरे हुए थे, एक तो कोविड-19 का सिचुएशन था और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन के बारे में बहुत लोग मतलब मिसकॉन्सेप्ट था लोगों का कि ऐसा लगवाएंगे, ऐसा, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, इधर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि हम लोग खुद भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए जब गए तो वैक्सीनेशन सेंटर बने थे, वहाँ पे मोस्टली खवातीन बहुत ज़्यादा डर रही होती थी, बहुत शोर वगैरह किया होता था कि वो अक्सर खवातीन डरती भी हैं। तो क्या आपको किस तरह के फेस करनी पड़ी सर्कमस्टांसेस? उधर तो मतलब सिचुएशन ये था कि हमें ट्रेनिंग फीमेल वहाँ पे स्टाफ था, फीमेल स्टाफ भी था और मेल स्टाफ भी था। तो उसको इस तरह मैनेज किया था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि मतलब ये एक इस तरह बीमारी है जो पूरी दुनिया में एक वबा है, तो उससे बचना इस तरह पॉसिबल है कि मतलब वैक्सीनेशन ही इसका हल है। जी, मतलब आपने एक तो इंसान जब मरीज़ जाता है डॉक्टर की तरफ, तो डॉक्टर को देख के भी कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है, उसको एक डर होता था पेशेंट को। वो हम भी यही कभी बार मैं ख़ुद भी सोचता होता हूँ जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो ये माइंड में अजीब सी सिचुएशन वो माइंड में आती होती है। लेकिन जैसे ही मैं एंटर हो जाता हूँ, डॉक्टर को देखता हूँ, उनसे बातें शुरू करता हूँ, तो वो आधी बीमारी मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मुझे ये बीमारी है। तो वो डॉक्टर के फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। तो आप लोगों को जैसे ट्रेनिंग दी गई, तो ज़ाहिरी बात है आप उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव आपको अपेयर होना पड़ता था, चेहरे पे मुस्कुराहट और लोगों से तरीके से मिलना, ये चीज़ें, क्योंकि मैं खुद भी आया था, मैंने आपको देखा था वहाँ पे, तो बड़ा पॉजिटिव अंदाज से आप लोगों ने मैनेज किया। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि सोशल डिस्टेंस, लेकिन जहाँ पे मैंने वो लाइनें देखी वहाँ पे मुझे सोशल डिस्टेंस नजर क्या कैसे देखते हैं आप लोग? समझाने भी तो आवाम को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह आपने कहा कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम मतलब कोशिश करते थे कि लोगों को SOPs फॉलो करने के लिए बोले, मतलब मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइज़र करना, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इधर वैक्सीनेशन में ये सूरत हाल होता था कि मतलब हर कोई इस चक्कर में होता था कि मतलब वो फर्स्ट मतलब पहले जी बिल्कुल, पहले मेरी बारी आए। बिल्कुल।
तो लोगों की तरफ से हमें मतलब वो बहुत मुश्किल था कि मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग थी हाँ, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल था जी। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स आप लोगों ने रखे थे वहाँ पे उनको अटैक करने के लिए? सिक्योरिटी गार्ड्स भी, लेकिन जो हम वॉलंटियर्स थे तो वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया वहाँ अच्छा, पे, माशाल्लाह। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया और एसओपीज फॉलो करने के लिए जी भी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि कोविड के दिनों में जिस तरह इन्होंने वॉलंटियर काम किया है, लोगों को सबसे बड़ी बात होती है लोगों को कन्विंस करना, बिल्कुल। क्योंकि इतनी एक हाइप क्रिएट हुई थी कि आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो मर जाएंगे। इन सब बातों पर भी हम पहले आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही है और कोविड-19 के हवाले से पेंडेमिक वो पूरी दुनिया में, जिसे हम बात करते हैं कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में एक डर सा फैलाया हुआ था, लेकिन उस डर के साथ साथ कुछ फ़नी रिएक्शंस भी लोगों के आए थे और हम एजाज़ से पूछेंगे कि आपके सामने कोई ऐसे फ़नी रिएक्शंस लोगों के हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब वैक्सीनेशन के लिए लोग आते थे तो मतलब जो फीमेल्स होती थी तो वो अक्सर ज़्यादा फनी रिएक्शंस देती थी ना। तो वैसे वो बात भी 2 साल वाली बात भी थी उसमें कि 2 साल के बाद मरना, 2 साल बाद हम मर जाएंगे। बिल्कुल फनी रिएक्शन। आपने कहा कि फीमेल आती थी, बड़ा फनी रिएक्शन होता है मोस्टली। ये क्लिप्स बड़े वायरल हुए जब मोस्टली होते हैं खवातीन ऐसी हैं जब वो हॉस्पिटल भी जाती हैं, जब इंजेक्शन आता है ना उनको बहुत इंजेक्शन का फोबिया है, तो कभी ऐसा होता था चीखें मारनी हो, चीखें मारने, बिल्कुल ये तो आम बात है। चले बहुत ज़बरदस्त। तो हम सुमेरा से भी पूछेंगे, सुमेरा की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल अजीम, जिस तरह से कोविड आया था तो एक ऐसा था ना कि हम लोग सुन रहे होते थे, शुरू में ऐसा लगता था ये सब ऐसे हैं तो ये कोई बाहर की तरफ से आया है, तो जैसे सबको ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था 2 साल बाद मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं, किसी ने मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। स्टार्ट में हालांकि मीडिया में थे, हर तरह से ना मतलब बहुत अपने आप को सिक्योर किया कि ग्लव्स पहन के रखने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यूज़ तो आपको करवानी होती थी, रिटर्न आपने करवाने, तो अपने आप को सिक्योर हर तरह से किया। लेकिन ना वैक्सीनेशन का जब वक्त आया तो मुझे लगता था कि बस 2 साल बाद मैं मर जाऊंगी, तो मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवानी थी। लेकिन फिर यह है कि मैंने वैक्सीनेशन करवाई। और इस तरह की वबा आती हैं तो जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या तो डॉक्टर की तरफ से जो मिलती है इंस्ट्रक्शन, आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अगर हम बात करें अब कोविड की जो नई लहर आ रही है, दोबारा से सर उठा रही है, तो हम लोगों को अभी भी ये जो है मुहतात रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मैं अपने बारे में तो बताऊंगा, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा शूट था सेंटोरस में, तो मैंने ख़ुद भी इंजेक्शन लगवाया था उस टाइम और वैक्सीन, और साथ जो है वो मेरे साथ जो मॉडल थी ऐश अब्बासी, तो उसका भी रिएक्शन ये था जब मैंने उसको कॉल किए तो पहले तो वो उसका उठना बहुत मुश्किल था। तो उसने आवाज़ जब मैंने कॉल की तो कहते अजीम मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब हुई है, पूरे जिस्म में पेन हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है मैंने जो कोविड का वैक्सीन है वो लगवाया हुआ है। तो मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान थी और वाकई उसको कुछ लोगों को रिएक्शन हुआ था ना? नहीं हुआ था, क्योंकि अक्सर लोगों को एक नेक्स्ट डे था, फीवर था, काफ़ी हाई था, पेनाडोल मोस्टली लोगों ने यूज़ की थी, तो उसकी वजह से फिर हमारा जो शूट था वो हमने डिले किया। फिर 2-3 दिन के बाद हमने शूट किया। और मतलब इस तरह के ऑफिस में भी जब हम देखते थे वैक्सीन लगाने के बाद ना, तो लाजमी वो बीमार हो के चले जाते थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैं तो देख रहा था कि लोग जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा। तो वो डर इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि बुखार का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता था। तो अब हम जाते हैं उसके जो दूसरा उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो है उसका मिसकंसेप्शन है ब्लड डोनेशन के हवाले से, लोग ब्लड नहीं देते। इवन कि अगर देखा जाए तो ब्लड डोनेशन से कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उस हवाले से हम एजाज़ से पूछेंगे कि ये लोग कैसे आप लोग कन्विंस करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे मुंसलिक हुए और क्या क्या जो आजकल के जो एक्टिविटीज़ है, कहाँ कहाँ पे आप वो जो ब्लड आप ले लेते हैं लोगों से, तो कहाँ कहाँ पे आप वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी मैंने 2020 में ज्वाइन किया है। तो ब्लड डोनेशन पे ये होता है कि लोग मतलब डरते बहुत है कि ब्लड डोनेशन मतलब हम ब्लड दे देंगे तो यह मतलब जो हकदार लोग हैं उन तक नहीं पहुंचेगा, या इस तरह भी लोग होते हैं कि वो ब्लड लेके फिर पैसों का बेचते हैं। अच्छा। तो इन लोगों की मिसकंसेप्शंस है, तो उसको मैं दूर करना चाहूँ।
जो आप मतलब वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करते हैं और फिर मतलब जिस हॉस्पिटल में आपको ब्लड चाहिए होता है या मतलब जिस ब्लड बैंक से आपको ब्लड चाहिए होता है, अच्छा। तो वो कुछ चार्ज करते हैं। जिस तरह रेड क्रिसेंट है तो वो 1000-1500 चार्जेस लेते हैं। जो मतलब थैलेसीमिया और कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको तो मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन जो बाकी जिस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या बाकी उसमें काफ़ी ब्लड रिक्वायर्ड भी होता है, तो उनके चार्ज ये जो है ना जो ब्लड लेते हैं हम उसकी स्क्रीनिंग चार्जेस होती है। अच्छा। अगर आप मतलब प्राइवेट किसी हॉस्पिटल या ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं तो उसके चार्जेस मतलब वो 8000-9000 तक लेते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तकरीबन इसके 1000 तक चार्ज करते हैं। मतलब बाकी मतलब जो स्क्रीनिंग जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे वो उसके सिर्फ चार्जेस लेते हैं, ब्लड आप फ्री में देते हैं जो आप लोग। तो इसके अलावा मतलब वो टेस्ट तो ज़रूरी होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो अगर लेट सपोज एक को ब्लड का जो ग्रुप होता है वो एक चाहिए होता है तो उसके लिए दूसरा ग्रुप तो नहीं दे सकते, उसी ग्रुप सेम ग्रुप का होना ज़रूरी है। तो वो टेस्ट तो उनके लिए होते हैं। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां जो आप बताएंगे कि वो कौन से टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड उसके लिए जो देने वाले हैं और जो लेने वाले हैं उन दोनों का मैच के लिए आप कौन से टेस्ट करते हैं? बेसिकली जब हम ब्लड लेते हैं तो उसमें ये होता है कि ब्लड ग्रुपिंग जो मेन फैक्टर है ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग जिस तरह HBV, HCV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ये टेस्ट होते हैं वहाँ पे। अच्छा। टाइफाइड का टेस्ट होता है। तो इससे ये होता है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मतलब अगर आपकी स्क्रीनिंग होती है और खुदा न खास्ता आपके जिस्म में आपके खून में कोई बीमारी है जिस तरह HBV हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, तो उसको आप अगर इनिशियल स्टेज में मतलब डायग्नोस करते आप इसको कंट्रोल होता है पकड़ते तो मतलब इलाज मुमकिन है फिर इनिशियल स्टेज में। अच्छा। अगर मतलब वैसे आपको मतलब ब्लड डोनेशन से ये फ़ायदा हो गया कि आपकी सेहत का भी मतलब वो वैसे तो पाकिस्तान में बहुत जो बीमारी है उसको भी आपको पता चल जाता है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब वो एक क्लियरेंस हो जाता है कि भाई मुझे ये बीमारी लाहक नहीं हुई। ठीक है। तो कहते हैं लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए मसला होता है, जैसे पता जिसको अगला करेंगे अगर वो बीमारी है तो वो उस तक ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल। और कुछ मैंने ये भी कुछ जहाँ पे मेरे ख्याल में एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि जो ब्लड डोनर है जो ब्लड देते हैं तो उसको हार्ट अटैक का जो इम्कान वो कम होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपके जो जिगर है लिवर डिफरेंट डिजीज होती है हाँ तो वो आपका डैमेज होने से बच जाता है। और साथ एक और भी चीज़ है कि कुछ लोगों का कंसेप्ट ये है कि ब्लड देने से मोटापा आ जाता है, तो उस हवाले से आप लोग कैसे गाइड करते हैं? ये भी एक ज़ाहिरी बात है, मुझे खुद भी बताया गया था, तो मैं मोटा नहीं होना चाहता। लेट सपोज अगर हम देखें तो हमने जिम स्टार्ट की है, तो उस हवाले से तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको स्मार्ट रहना पड़ता है। तो अच्छा ये आपने ये बात बोली क्योंकि ये मैंने भी सुना है, हमारे साथ एक लड़की थी कॉलेज में, तो ये अक्सर बातें ना सुनने में आती हैं। उनसे वो बहुत हेल्दी थी तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप इतना ज़्यादा हेल्दी है, मोस्टली आप कॉलेज वगैरह में होते हैं तो थोड़ा होता है, वैसे आपको इस चीज़ की मैं कहती हूँ कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, कोई पतला है कोई मोटा है, हम लोग इस दौर से निकल आए। बट सम कुछ लोगों के साथ डिजीज़ भी होती है। तो मैंने उनसे पूछा तो उनका यही कॉन्सेप्ट था कि पहले मैं बहुत स्मार्ट थी, जब से मैंने ड्रिप लगवाई थी, मैंने ब्लड लिया था, उसके बाद से मैं मोटी हो गई। तो मेरे ख्याल में वो टेस्ट वगैरह स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो या क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, वैसे जो कहते हैं कि मोटापा आता है तो मोटापा मतलब ब्लड डोनेशन से ये इस तरह आता है कि जब आपका HB लेवल कम होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल। अच्छा। तो मतलब मेल्स में वो तकरीबन 13 होना चाहिए और फीमेल में 12 होना चाहिए। तो जब इस लेवल पे हो तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जितना ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम होता है तो उतना मतलब आपकी बॉडी जो है वो मतलब मोटापे की तरफ जाती है। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके मतलब जिस्म में जो सेल्स होते हैं वो मतलब न्यू सेल्स बनते हैं फिर, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारे मतलब पाकिस्तान में तो ये है कि मतलब डाइट मेन फैक्टर जो है डाइट, हम लोग डाइट का ख्याल नहीं रखते। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो उससे ये होगा कि हमारी जो कमी है वो भी ब्लड सर्कुलेशन भी फिट हो जाती है। बिल्कुल, सेल्स काउंट भी जो है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा और वजन भी जो है ना वो। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं, सेक्रेटरी जनरल इन ब्लड चेन पाकिस्तान। इस एनजीओ के साथ कितने अरसा तक से वाबस्ता है? इसको तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं फेडरल में एज सेक्रेटरी जनरल हूँ कैबिनेट में, ब्लड एक्टिविस्ट के हैसियत से।
तो मोस्टली ये ऑल ओवर द पाकिस्तान, अब मतलब जो NGO है ऑल ओवर द पाकिस्तान ये काम करें सिर्फ इसी बेस पे कि जो ब्लड का मसला है ये हल हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन, मैंने एक रिसर्च पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि सिर्फ 3% लोग जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं। बस मैंने बहुत अच्छी बात की है, जहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है कि ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि अगर वो ब्लड डोनेट कर देंगे तो शायद वो अनहेल्दी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि डॉक्टर्स का भी मोस्टली यही कहना है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं। और आप उन लोगों का भी सोचें कि हमें कितने एक्सीडेंट केसेस आते हैं, इसके अलावा थैलेसीमिया के बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो आप ये सोचें कि आपने किसी की जान बचानी है, आप इंसानियत के लिए सोचें और जितना हो सकता है ब्लड डोनेट करें। ये भी एक सदका जारिया है। बिल्कुल, आपके ब्लड डोनेशन से आपको खुद भी फ़ायदा हो रहा है, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, इसके अलावा आपका जो लिवर है वो डैमेज होने से बचता है। तो आपको इसके अलावा जो इन्होंने बात की एजाज़ ने कि स्क्रीनिंग होती है आपकी, तो आपके अपनी बीमारियों के बारे में भी पता चल जाता है। अगर लेटर आन आपको पता चल जाए, टेस्ट ना की हो, बाद में वो अनकंट्रोलेबल होता है, फिर आपको टेंशन और ये चीज़ें आपको मज़ीद बीमारी में मुब्तला कर देता है। तो ब्लड डोनेशन से एक तो अगर जैसे हमने शुरू में कहा कि ब्लड डोनेशन से आप एक इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं। जब आप एक इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपनी सेहत के लिए आप ब्लड दें। और पाकिस्तान के जो लोग हैं या ह्यूमन अगर हम देखें तो उनकी ज़िंदगी बचाएं। तो दूसरी यहाँ पे हम एक और ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात की, PER वॉलंटियर पाकिस्तान, इसमें भी आप फाउंडर के हैसियत से वो रखते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो जहाँ पे आपने लिखा है कि कारवानी इंटरफेयर चिल्ड्रन एजुकेशन। तो इस हवाले से ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी आपने 3 चीज़ें हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन हो गया, इसके अलावा कोविड फैक्टर हो गया और अब एक एजुकेशन, मतलब तीनों काम आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो। और एज भी माशाल्लाह से, मतलब अभी आप, तो ये जो इनका काम, ये कंसेप्ट कैसे आया कि एजुकेशन के ऊपर भी आपने काम करना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन उसका मतलब कहाँ से उसको डोनेशन मिलती है, मतलब सॉरी जो पैसे मिलते हैं उनको बाहर के, उससे फंडिंग जिसे बोलते हैं, फंडिंग कहाँ से होती है उनको? बेसिकली कारवानी मुदब्बिर जो है वो एक तीनत मुदब्बिर, एक फ़ीमेल है हमारी, तकरीबन 22-23 साल एज की फ़ीमेल है। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि जो मुदब्बिर इसका नाम आया तो तीनत मुदब्बिर के जो हस्बैंड थे तो उनका नाम था मुदब्बिर अली जी। तो उनके नाम से ये इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है कारवानी मुदब्बिर का। तो ये बेसिकली काम कर रहे हैं स्ट्रीट स्कूल, जो इन्होंने स्ट्रीट स्कूल बनाया है तो उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, जो बच्चों का मतलब खर्चा वगैरह जितना भी है वो उठाते हैं, और ये उठाते हैं बिल्कुल, और उनको मुफ्त तालीम फराहम करते हैं। ये सिर्फ वही वाले बच्चे हैं जो मोस्टली हम देखते हैं कि पढ़ नहीं सकते, या तो फिर जो काम कर रहे होते हैं, काम करते हैं वही बच्चे हैं, या तो फिर वो भी होते हैं बाज़ कि जिनके घर में फाइनेंशियली तौर पे इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते कि ज़्यादा बच्चे हैं तो एक को पढ़ा लिया नहीं, क्या उस किस्म के बच्चे भी? इसमें मोस्टली वो बच्चे हैं जो मतलब काम भी करते हैं और मतलब कि अपने दोनों को मेंटेन, बिल्कुल दोनों को करते हैं, मतलब तालीम भी ले रहे हैं और साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि तालीम के ऊपर भी काम करें। क्यों अजीम? क्योंकि हम अगर देखें पाकिस्तान में अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि शायद महंगाई होगी या कुछ है, एजुकेशन को लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते। अक्सर मैंने ये सुना है, कहते हैं क्या करेंगे आप बड़े होके, जॉब्स नहीं मिलती। पाकिस्तान में इसमें बदनाम किया जाता है, आप अच्छा पढ़े लिखे हुए, जॉब्स हैं, आप दूसरों के लिए सोचें, एजुकेशन बहुत कंपल्सरी है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जो आपके जो फाउंडर है, जो मैडम का नाम लिया आपने, तो वो कन्विंस कैसे करते हैं पेरेंट्स को? वो उनके पास जाते हैं कि बच्चों को तालीम की तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को तो नहीं पता। ज़्यादातर अगर हम देखें तो बच्चों का इतना ज़्यादा वो कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो जो तालीम की इम्पोर्टेंस है वो उनके पेरेंट्स को पता होता है, तो वो खुद जाती है वहाँ पे उनसे बात करने के लिए, या क्या कोई इसके अलावा कोई घर में राशन वगैरह भी देती होगी, जाहिर बात है, क्योंकि उनको कन्विंस करना तो मुश्किल होता है बच्चों को और लाना उस एजुकेशन की तरफ। जी बिल्कुल, इसमें पूरा टीम है जो मतलब हिस्सा लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके पेरेंट्स, टीचर्स भी रखे हैं, मतलब वॉलंटियरली जो भी मतलब काम करते हैं ना, जिस तरह मैं हूँ तो मैं भी मतलब फ्री टाइम में जाके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह पूरा टीम एक नेटवर्क है। अच्छा। तो मतलब वो फिर
उस पर काम करते हैं कि मतलब लोगों को कन्विंस करना, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मतलब आपके बच्चे वो मतलब पार्ट टाइम जो जॉब भी करे, जो बच्चे होते हैं आप दोनों काम करें। देखा होगा कि वो मतलब गंदगी वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसमें से प्लास्टिक की चीज़ें वो इकट्ठे करते फिर उसको बेचते, तो उस तरह के बच्चे होते हैं हमारे पास, तो उनको मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। जी बिल्कुल, हमने बहुत शुक्रिया एजाज़ आपके आने का, और यकीनन आपके जो काम है, जो आपने जो आपकी खिदमत है, सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जब कोविड-19 का टाइम था तो उसमें हर बंदा घर बैठा हुआ बाहर नहीं निकलता था। जितने हम अपनी बात करें तो हम एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन हमने वर्क फ्रॉम होम किया है। हम नहीं आते थे ऑफिस में, एक डर सा फैला हुआ था किसी को कोविड ना हो जाए, डेली बेस पे कोई ना कोई कोविड हो जाता था, तो उससे बचने के लिए हम खुद साइड लाइन हो गए थे। तो फिर उस सिचुएशन में डॉक्टर का आगे आना, मुल्क के लिए एक सोल्जर की हैसियत रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे साथ जो लड़का है, जो एजाज़ है, वो एक यंग स्टूडेंट है जिन्होंने वहाँ पे उस पेंडेमिक में पूरे कौम का साथ दिया और उन्होंने खिदमत की, अपने जान की परवाह किए बग़ैर अपने फैमिली को कन्विंस किया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई भी वालिदैन नहीं चाहते कि उसके बच्चे इस तरह के कंडीशन में चले जाएं। तो उन पेरेंट्स को भी सलाम एजाज़ के वालिदैन के लिए, स्पेशली एजाज़ के जो टीचर्स हैं और साथ जो उनके जो रिसेंट के जो टीचर्स थे जो उन्होंने ट्रेनिंग की है, सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में आगे आना, उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि उसमें उम्र की कोई कैद नहीं। हम कहते हैं ना कि अक्सर कहा जाता है सोशल वर्क हम बड़ी एज में जाकर करेंगे, बड़ी तो एज आपकी में उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह से इन्होंने अपनी स्टडी को मैनेज किया और किस तरह से इतने अच्छे काम करें। अगर हम कहें इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सब जो देख रहे हैं, आप सबको भी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए आगे बढ़े। उसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप जॉबियन हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत से मौके हासिल होंगे, बस आपने उन मौक़ों तक पहुँचना है। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त बातें। अब हम फिनिश करते हैं, लेकिन फ़िनिश होने से पहले हम देसी टीवी यूएसए की बात करेंगे। देसी टीवी यूएसए की ये खूबी है, जो हमारे मॉर्निंग शो है उसके सेट पे हम गेस्ट को बुलाते हैं, ऐसे गेस्ट जो कि मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो लोग अपने एक्सपर्टीज़, जो उनके एक्सपीरियंस है, जो उनकी खिदमत है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसका मकसद हमारा ये होता है कि वो आप लोग भी वो चीज़ को फॉलो करें, वो एज़ अ रोल मॉडल हैं आपके लिए। तो आप लोग भी इसी तरह कौम का साथ दें। जिस तरह ब्लड डोनेशन की बात की गई है, तो ब्लड डोनेशन में अगर आप मुल्क का साथ देंगे, आप ब्लड डोनेशन से आपकी अपनी सेहत और आपके मुल्क की सेहत दोनों का वो फ़ायदा है। तो ऐसी चीज़ों में आप लोगों को आगे आना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम न्यू गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।